So let me start with my introduction. My name is Anu. I'm a professional accountant. I'm an ACCA. I'm going to teach you derivatives in your CFA level 1. Okay. So today's session is going to be an introductory session regarding derivatives because this is a new topic for all of you, right? So in our lecture, in our session, what we are going to discuss? First, we are going to discuss about what are actual derivatives, right? डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा. किन किन चीजों के बारे में आपका सीएफए लेवल 1 कवर करता है, राइट? आपका सिलेबस एरिया सारा इसमें कवर किया जाएगा. फॉरवर्ड कमिटमेंट्स, प्राइसिंग, वैल्यूएशन, दीज आर एक्चुअली योर चैप्टर्स, रीडिंग्स इन दिस. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल एंड ऑल्सो द की एग्जाम्पल्स. डेरिवेटिव्स को लेके आपके सीएफए लेवल 1 में किस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए रिगार्डिंग योर डेरिवेटिव्स. बिकॉज एक मिसकंसेप्शन ये रहती है कि डेरिवेटिव्स का मतलब आपको यहाँ पे ट्रेडिंग आनी चाहिए एट सीएफए लेवल 1. सो पहली चीज जो यहाँ पे कवर की जाती है सीएफए लेवल 1 में, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन. आपका इसकी इंट्रोडक्शन आएगी. यू आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस रिगार्डिंग द डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है. इन अदर वर्ड्स यू विल बी एबल टू नो अबाउट व्हाट इज द मैकेनिज्म, राइट? आपका कोई भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से वर्क, इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन पर. ठीक है, इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. मेन एस्पेक्ट जो सीएफए लेवल कवर करता है आपके डेरिवेटिव्स में, वो एक्चुअली कवर्स प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन इन होल सीएफए लेवल सिलेबस. जब आप उसको फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन को सिमिलर माना जाता है. But for the derivatives, pricing different, valuation is different. Pricing of something, it means what you pay in order to like buy that. In order to buy or in order to purchase that, आप जो price pay कर रहे हैं, that is pricing. और वो किस basis पे लगती है वो आपको बताया जाए. दूसरा, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू क्या है आज, 2 साल बाद या 2 महीने बाद. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस हियर, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि आज जो हमें रिक्वायरमेंट है. एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपका इसमें आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आपके कौन से मॉडल्स का यूज करते हुए डेरिवेटिव्स में प्राइसिंग और वैल्यूएशन हुई, सीएफए लेवल 1 उसे डिस्कस कैसे. यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टार्ट ट्रेडिंग जस्ट बेसिस ऑन सीएफए लेवल 1. आपको पहले इसके बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट में हर एक चीज का प्राइसिंग आया कैसे. अगर आज जाके फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रेडिंग अभी शुरू करनी है, आपके पास जो वो कोट हुआ हुआ प्राइस है वो आखिर आया कहाँ से है, यू आर गोइंग टू स्टडी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. आफ्टर दैट फिर ट्रेडिंग करने के लिए जो डेटा आपको वहां पे पेश किया जाता है अच्छे से, आप एनएससी साइट पे देखोगे, बीएससी साइट पे देखोगे, वो इन्फॉर्मेशन आखिर किस माइंडसेट के साथ आई है, वो उनके लिए मॉडल्स कौन से यूज किए गए हैं. मेन जो इसमें चीज आपको ये पता चलती है कि डेरिवेटिव मार्केट नॉर्मल मार्केट से कैसे रन कर डिफरेंट है. सबसे पहली बात, राइट? इसमें हम ये सारा कुछ इस पे डिस्कस करें. Okay, so first let's talk about what are actually a derivative. Let's say before this, let me ask you a question. अगर आपको आज एक पर्टिकुलर फ्लाइट टिकट आज मिल जाए, ठीक है, आज आपको एक बोला किसी ने कि 2 महीने बाद की जो फ्लाइट टिकट है उसका प्राइस आज ही आप फिक्स करके रख रहे हो, क्या हम इसे कहेंगे कि डेरिवेटिव है? या फिर लेट्स से डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन साइड कर देते हैं. अगर आपको 2 महीने बाद जो एक टिकट मिलने वाली है, उस टिकट की प्राइसिंग आज ही आप फिक्स कर सको, इस सिचुएशन से आपको क्या फायदा हो? प्राइस ज्यादा हो सकता है. यू माइट कंसिडर कि आगे जाके प्राइस ज्यादा हो जाएंगे. लाइक राइट नाउ सिनेरियोस अभी यही चल रहे हैं कि प्राइस ज्यादा हो सकता है. तो अगर आज मुझे कोई कुछ थोड़ी सी प्राइस पे करके मुझे सर्टेनिटी प्रोवाइड कर रहा है, सर्टेनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आई विल बी विलिंग टू बाय दैट सर्टेनिटी. इसका मतलब है आज बैठ के आप एक सर्टेनिटी बाय करने के लिए, पेमेंट करने के लिए तैयार हैं. अब इसमें क्या होता है, यही फेसेस को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग की जाती है. ये हमने एक इंस्ट्रूमेंट की बात की. लेट्स टॉक अबाउट कि आपको आज ही पता चल गया कि उसको लिए आप कितना प्राइस पे करने वाले हो. अब आगे जाके हो सकता है जो आपने यहाँ पे प्राइस ये डिसाइड किया, इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है. बिकॉज वी आर अनसर्टेन, वी हैव नो आइडिया फ्यूचर में क्या रहते होगा.
राइट। सो अगर तो प्राइस ज्यादा हुए मार्केट में, तो आज आपने जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करे थे वो आपके लिए वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हैं जिसमें हम कोई चीज मार्केट में बहुत महंगी है, हम उसे सस्ते में खरीद रहे हैं। सो इसका मतलब है इन फ्यूचर जो उसके प्राइस होंगे उस पर डिपेंड करेगा आज जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है। या फिर चलो इसको भी देख लो आप ऐसे, टाइमलाइन के हिसाब से अगर बात करें, आज बैठ के यही सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन से फेस करती है, राइट। जैसे कि अगर मान लो नॉर्मल पर्सन है, आपने किसी पर्सन के फ्रेंड को जस्ट यू हैव गिवन सम मनी टू दैट फ्रेंड, राइट। अब आपको नहीं पता कि वो आगे जाके अमाउंट देगा कि नहीं देगा, वैसे तो हमें आइडिया होता है कि उस पर्सन से हमें आइडिया लग जाता है कि वो अमाउंट देगा कि नहीं देगा, बट स्टिल देयर आर सम अनसर्टेनिटी। हो सकता है आगे जाके पेमेंट ना कर पाए, राइट, किसी भी रीजन की वजह से। और उस रीजन की वजह से आपको बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। द फर्स्ट नुकसान जो आपका है, जितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स का टाइम आपने उसको दिया था, 3 मंथ्स के लिए आपने उसको पेमेंट कर दी। जो पहला नुकसान आपका ये होता है, ये जो 3 मंथ के लिए आपके पास वो कैश अवेलेबल हो सकता था, उसको कहीं और आप यूज कर सकते थे, आप नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू अर्न इंटरेस्ट। अगर मैंने कहीं और ऐसे इन्वेस्ट किया होता तो मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट कमा पाती, लेकिन मैं, बिकॉज मैंने किसी को अमाउंट दे रखी थी, मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं कमा। अब क्या होता है, इसी रीजन की वजह से आपका इंटरेस्ट एलिमेंट आप इससे चार्ज करते हो। अच्छा, मैं आपको 3 महीने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब जब मुझे वापस करोगे विद इंटरेस्ट करो। सो इट मीन्स आपके बहुत तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप उससे वो इंटरेस्ट चार्ज कर। बैंक्स भी ऐसे ही रन करती है, दे आल्सो चार्ज यू इंटरेस्ट फॉर दैट अमाउंट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपके पास वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक और दूसरा कंसेप्ट हमने अभी बात करी, बिकॉज इसे जो हमने भी कंसेप्ट की बात करी इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी तक आपने देखी होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी और उस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल नहीं किया, उसकी वजह से आपको जो कॉस्ट लग रही है, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी तक सबने आपने करी होगी अपने प्लस 2 में, नॉर्मल सा है, प्लस 2 में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात है। सेम वही चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस में भी देखा जाता है। फाइनेंस में आप कहते हैं ना कि अगर मैं तुझे पैसे दे दूंगा तो फिर मैं कैसे कमाऊंगा, या फिर इतने टाइम पीरियड का मैं कैसे कुछ अर्न कर पाऊंगा, मुझे तुम पैसे दोगे। तो इसका मतलब है जब भी हम किसी चीज में प्राइसिंग करेंगे, हम इस फैक्टर का भी ध्यान रखेंगे कि हमें ये पैसे देने की वजह से बेनिफिट कितना हो रहा है और कॉस्ट कितनी लग रही है। यही माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए हर डेरिवेटिव की प्राइसिंग होती है। आपने अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में भी आप एंटर करके तो मुझे ज्यादा पैसे दोगे, नॉर्मल पर्सन अगर ऐसा करे तो ऑर्गेनाइजेशन भी करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को भी उतना ही डर है। इनफैक्ट लार्ज स्केल पे डर है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी इन्वेस्टेड इन दैट सिनेरियो। अब ये तो हमने एक इंडिविजुअल की बात करी, लेट्स टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डेरिवेटिव्स एक्चुअली कम इनटू अ पिक्चर, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में आपके, ठीक है, अभी के लिए हम ये नहीं बात करें कि डेरिवेटिव्स में आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है या फिर उसके बारे में नॉलेज की नहीं बात करें, डेरिवेटिव्स एक्चुअल में आता कैसे है फाइनेंस में, हम उसको डिस्कस करें, राइट। सो रिगार्डिंग दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसमें अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस फंक्शन है, ये सबको पता है, फाइनेंस फंक्शन, फंक्शंस आर डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन डील करे। मार्केटिंग फंक्शन हो गया, फाइनेंस फंक्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन हो जाता है, सेल्स फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन इन सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन बनाती है और उनको मैनेज करने के लिए उनके लिए स्पेसिफिक मैनेजर्स हैं, राइट। सीईओ सीएफओ आर स्पेसिफिकली देयर। फाइनेंस फंक्शन में आपका आता है ट्रेजरी फंक्शन के अंदर, ट्रेजरी विच रिलेट्स टू योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने जो अभी सब्जेक्ट पढ़ा सुना होगा ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, एफएम पढ़ते हैं बच्चे, अगर अभी तक नहीं सुना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट आता है आपका, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस का हर एरिया कैसे मैनेज करना है वो देखा जाता है। अब अभी तक आपने क्या पढ़ा फाइनेंस के एरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेट और इक्विटी। अभी तक ये चीजें पढ़ी, डेट एंड इक्विटी। These are the two sources where from where organization raise finance, या तो डेट से करेंगे या तो इक्विटी से करेंगे। हमने इसको सिंपली समझा हुआ है कि डेट से भी पैसा आ सकता है, इक्विटी से भी पैसा। इक्विटी क्रिएट्स ओनरशिप। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड वी यूज नाउ इज स्टॉक एंड बॉन्ड। अभी तक हम क्या वर्ड यूज करते थे, शेयर्स, शेयर कैपिटल चैप्टर आप क्या करते थे ना, उसमें शेयर्स वर्ड यूज होता है।
Instead now we start using stocks, ज्यादा इस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिस सिक्योरिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बॉन्ड्स आ जाते हैं। अब स्टॉक क्रिएट करता है ओनरशिप और बॉन्ड क्रिएट करता है आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कि ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल में क्या आता है, डेरिवेटिव इज नॉट एक्चुअली रिगार्डिंग योर ओइंग अ स्टॉक और अ बॉन्ड। अब इन दोनों में ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक तो होता है कि आपने पैसा रेस कर लिया, विच इज द फर्स्ट रेस, कि अब रेस कहाँ से करना है, डेट से करना है कि स्टॉक से करना है, दैट इज अनदर। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिस्क मैनेजमेंट। आपने आज पैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने अपने फ्रेंड को पैसे दिए हैं, यू हैव आल्सो फेस्ड अ रिस्क दैट यू माइट फेस लॉस, जितना आपने पैसा लगाया है वो शायद आपको ना मिले। सो इस रिस्क को कैसे टैकल करना है, यू कांट एलिमिनेट द रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट रूल सीरीज आप कभी भी रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, यू कैन ओनली एंड ओनली मिटिगेट द रिस्क, या फिर इधर यू कैन मिटिगेट और ट्रांसफर द रिस्क, आप अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं। इस नेचुरली इस ट्रांसफर को बोला जाता है हेजिंग। द वर्ड वी यूज फॉर दिस इज हेजिंग, जो बैकबोन है आपके डेरिवेटिव्स के। हेजिंग, हेजिंग का मतलब है आपको पता है कि आगे जाके देयर आर चांसेस कि आपको आगे जाके नुकसान हो जाएगा, वो बंदा आपको पैसे नहीं देगा। इंस्टेड आपने जो नुकसान आपको वहां से हो सकता है, आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली कि आपको उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए कहीं और से फायदा हो जाए। अब उसके लिए, अब इस फायदे के लिए दोनों के पीछे क्या फोर्सिंग होना चाहिए, जिस चीज की वजह से अगर आपको एक चीज में नुकसान हो रहा है, उसी चीज की वजह से आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फायदा भी होना चाहिए, तभी जाके आप हेज कर पाओ एक नॉर्मल पर्सन। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी, उन्हें भी डर है, जैसे डेट के थ्रू उन्होंने पैसा रेज किया है और स्टॉक्स के थ्रू उन्होंने पैसा रेज किया है। डेट में सबसे बड़ा उनका ये डर है कि मेरे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज ना हो जाए, राइट, हो सकता है आगे जाके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए। दूसरा तरफ इंटरेस्ट रेट का दूसरा फर्क क्या होता है, आपका कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, अब वो इन्वेस्टमेंट का रिस्क, आपको अब रिस्क है कि वो गिर जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट का सिर्फ और सिर्फ आपको ये डर नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा तो ही दिक्कत आएगी, कम होगा तो भी दिक्कतें आएंगी, बिकॉज वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ रिटर्न ऑन दैट। जो रिटर्न ऑन आरओआई है वो आपको नहीं मिलेगा, यू विल ऑलवेज वांट कि हायर आरओआई ही हो एटलीस्ट, और उससे एटलीस्ट स्टेबल तो हो, यू विल ऑलवेज वांट। तो हर एक, अब इंटरेस्ट रेट का वो बात आ जाती है। स्टॉक की हमने बात करी, आप हमेशा ये चाहोगे कि आपके जो स्टॉक्स के प्राइसेस है वो इंक्रीज ही जाए, राइट, लेकिन उसमें भी है जब आप सेल करने जाओगे स्टॉक, यू विल ऑलवेज वांट कि ये इसकी प्राइस इंक्रीज हो, और लेकिन जब खरीदने जाओगे यू विल ऑलवेज वांट कि हमें सस्ते में मिल जाए। सो एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों सिनेरियोज में, अपसाइड और डाउनसाइड दोनों से इफेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अपर ही जा रही है मार्केट तो ही फायदे में रह रही है तो ही नुकसान में है, हमेशा एक चीज नहीं होगी। यू आर ऑल, और दूसरा तीसरी बात अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, हो सकता है जिस करेंसी में आप डील कर रहे हो उस वो आपकी करेंसी वीकन करेंसी है, राइट, आप डील कर रहे हो, आपको पेमेंट चार्जेस हो सकता है ज्यादा देनी पड़ जाए। अब हमेशा करेंसी जो भी मूवमेंट कर रही है वो आपके लिए नुकसान हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन यू आर एट व्हाट रोल यू आर प्लेइंग, इधर यू आर पेइंग और रिसीविंग, डिपेंड्स ऑन दैट। और उसमें भी आप कौन सी करेंसी में डील कर रहे हो सकता है मे बी आपकी करेंसी से ज्यादा स्ट्रेंथन है, लेकिन आपको यहाँ पे पे नहीं करना, रिसीव करना है, वो भी ये भी सकता है, दोनों चीजों में सिनेरियोज आ सकते हैं। तो इसका मतलब है फाइनेंस में सिर्फ फाइनेंस रेस करना एक एरिया नहीं है, रिस्क को मैनेज करना भी एक एरिया। रिस्क मैनेजमेंट में एक टर्म आती है विच इज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मैनेज द रिस्क। मैनेज करना है, चाहे मिटिगेट करके करो, चाहे आपका बिल्कुल ही कंपनसेट करके करो। दिस कंपनसेशन इज एक्चुअली नोन एज हेजिंग। आप अंडरलाइन एसेट के साथ, अब यहाँ पे जो वर्ड्स आपके लिए होते हैं इससे आता है आपका डेरिवेटिव्स। हेजिंग करने के लिए डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं आपके डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव का मतलब है इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी अंडरलाइन एसेट पे डिपेंड करती है। मतलब कि शेयर्स है, फॉर एग्जांपल निफ्टी के शेयर्स हैं, ठीक है, निफ्टी के शेयर्स का उसका मैंने ऑप्शन परचेज कर रखा है, ठीक है, निफ्टी के शेयर्स का ऑप्शन परचेज कर रखा है।
या फिर फ्यूचर्स परचेज कर रखा है। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये डिटेल में आएंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं और फ्यूचर एक्चुअल में होते क्या है, क्यों बने हैं, आखिर किसको कब फायदा होगा कब नुकसान होगा, सब डिटेल में इसमें पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ऑप्शंस या फ्यूचर्स परचेज कर रखे हैं, ठीक है, एफओटी में, एफ एंड ओ में मैंने कुछ परचेज कर रखा है, उस पर्टिकुलर फ्यूचर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, उसके अंडरलाइन एसेट पे। किसके ऑप्शंस परचेज किए थे आपने, रिलायंस के ऑप्शन परचेज किए थे, निफ्टी के करे थे, तो निफ्टी की जो वैल्यू चल रही थी उस पर डिपेंड करेगा मेरे ऑप्शन की वैल्यू। इसका मतलब डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू किसी और अंडरलाइन एसेट पर डिपेंड करती है। अब वो एसेट हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट हो सकता है। इंटरेस्ट रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, क्योंकि मेन जो है आपके इंटरेस्ट रेट्स का ही खेल यहाँ पे आता है। बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज इधर यू आर इन्वेस्टिंग और यू हैव टेकन डेट, आपने डेट ले रखी, ठीक है। अब यहाँ किसके लिए किया जाता है, डेरिवेटिव्स किन चीजों के लिए यूज किया जाता है, आपने जो पढ़ना है। फर्स्ट इज मैंने आपको जो बताया रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग की जाती है सो दैट एक्सपोजर को रिड्यूस किया जाए। अब एक्सपोजर का मतलब होता है जो अफेक्ट पड़े। अब क्या होता है एक्सपोजर इन अदर सेंस, अगर मैं आपको बोलूं एक्सपोजर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरी कंट्री में पॉलिटिकल, जैसे अभी क्या चल रहा है, एलपीजी, इन सब चीजों पे इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स होते हैं जिनका हमसे रिस्क है, हमारे कंट्री के ऊपर रिस्क है बट उतने लेवल का नहीं है, ठीक है, रिस्क है लेकिन उतने लेवल का नहीं है, तो हम मतलब उस रिस्क से कितने एक्सपोज्ड है, दैट इज एक्सपोजर, राइट। अपने उस एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए, अफेक्ट पड़े लेकिन थोड़ा कम पड़े, ठीक है। प्राइस रेट और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये रिस्क आते हैं, प्राइस रिस्क आ गए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्कवरी। एक्चुअल में हमें ये पता लगा यहाँ पर, ये जो ये एक्चुअली क्या है ना, डेरिवेटिव्स में रिस्क मैनेजमेंट और स्पेकुलेशन फिर भी बच्चों ने सुना होता है, स्टूडेंट्स ने काफी हद तक सुना होता है कि स्पेकुलेशन का मतलब इन अदर वर्ड सट्टा, राइट, कि आपने बस फायदा उठाना है मार्केट की मूवमेंट, दैट इज स्पेकुलेशन। अगर आपको पता है कि आगे जाके मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो आप आज नहीं खरीद, आज बेच दोगे, ठीक है, आगे जाके बेच दोगे, सॉरी, क्योंकि आपको पता है आगे जाके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, सो यू विल होल्ड दैट एसेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू विल सेल इट इन योर फ्यूचर, दैट इज स्पेकुलेशन। आप जानबूझ के प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। ये नया टॉपिक है जो आपके सीएफए फाइनेंस में ही पढ़ाया जाता है, विच इज प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी। डेरिवेटिव एक होता है यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, और एक होता है आपका कैश मार्केट। अब पहली बात तो कैश मार्केट इज नॉट नोन एज कि यहाँ पे सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन हो, ऐसा नहीं है। कैश मार्केट का मतलब है यू विल परचेज दैट एसेट, राइट, उस एसेट को आप परचेज करेंगे और एक्चुअल में फिजिकली आपको वो चीज, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, देयर विल बी अ, राइट, कैश मार्केट ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है आप परचेज करेंगे, वो चीज आपके पास ओनरशिप आएगी एंड दोनों चीजें एक्सचेंज हो, कैश एक्सचेंज हो रहा है, आपके पास ओनरशिप एक्सचेंज हो रही है। डेरिवेटिव मार्केट में आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, यू आर नॉट एक्चुअली, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ फिजिकल ओनरशिप, एक्सचेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यहां पर डेरिवेटिव मार्केट ये है। अब एक्चुअल में क्या होता है, इस डेरिवेटिव मार्केट का यूज करते हुए आप कैश मार्केट के प्राइसेस को समझ सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं दीज होल मार्केट रन्स ऑन टू मेजर फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई, एंड दोस डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली बेस्ड ऑन मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इन्वेस्टर को क्या लग रहा है कि आगे जाके इसकी सप्लाई होगी कि नहीं होगी, उस पर डिपेंड करता है कि उस पर किसी भी चीज की प्राइस क्या रहेंगे और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल जो अभी चल रहा है एलपीजी, पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि इसके जो है अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, दैट्स वाई उसके प्राइसेस धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएंगे। अवेलेबिलिटी है नहीं है दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट इफ मार्केट एक्सपेक्ट्स, उसके बेसिस पे उसकी प्राइसिंग पे इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर लार्ज बेसिस पे, एंड वी नो दैट, अगर लार्ज बेसिस पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे जाके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे, उसकी वजह से आज उसके प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दैट्स हाउ आप डेरिवेटिव मार्केट पे जो है किसी चीज के भी प्राइसेस का इफेक्ट कैश मार्केट से लिंक कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली रिवील योर फ्यूचर मार्केट, रिवील
फ्यूचर्स मार्केट का मतलब है डेरिवेटिव मार्केट्स, बिकॉज फ्यूचर्स में हम डील करते हैं, डेरिवेटिव्स में डील करते हैं फ्यूचर्स में, इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है फ्यूचर मार्केट। ये रिवील करता है कि आगे जाके फ्यूचर प्राइसेस क्या होने वाले हैं। यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट और यू कैन एटलीस्ट एस्टिमेट ऑन द बेसिस। ठीक है, अचानक से फ्यूचर प्राइसेस अगर आज इंक्रीज हो गए हैं, इट मीन्स पीपल थिंक कि आगे जाके इम्पैक्ट पड़ेगा, तभी उन्होंने आज जाके इसकी परचेज करना शुरू कर दिया है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्कवर कि आखिर प्राइस मूवमेंट चल क्या रहा है। ओके, सो कॉमन अंडरलाइन एसेट्स आपके क्या होते हैं? इक्विटीज, राइट, यू हैव फिक्स इनकम्स, करेंसीज, वेजर, कमोडिटीज आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट योर इंटरेस्ट रेट्स इन क्रेडिट्स, ये सब इनके बेसिस पे आपको यहाँ पे समझाया जाए। नाउ डेरिवेटिव क्लासिफिकेशन, वेरी, दो चीजों में आपके डेरिवेटिव्स क्लासिफाई होते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड कमिटमेंट्स एंड द सेकंड वन इज कंटिजेंट क्लेम्स। नाम थोड़ा सा लगेगा कि हाँ वो काफी बड़ी फैंसी से टर्म है, बट अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, फॉरवर्ड कमिटमेंट का मतलब है इन फ्यूचर यू आर कमिटेड दैट यू हैव टू बाय और सेल। कमिटमेंट है, आप, ऑप्शन नहीं है आपके पास, इन राइट अदर वर्ड्स ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, यू हैव एन ऑब्लिगेशन बोथ पार्टीज टू ट्रांजेक्शन, बोथ, दोनों पार्टीज, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर एक सेलर दोनों होंगे, दोनों को अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी होगी। अगर एक को खरीदना है तो दूसरे को बेचना पड़ेगा ही। फॉरवर्ड कमिटमेंट, व्हाई इट इज नोन एज फॉरवर्ड? क्योंकि ये फ्यूचर में फॉरवर्ड कमिटमेंट। अब इसमें सबसे पहला जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आता है आपका, विच इज नोन एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड्स, मच इजियर मच सिंपलर देन अदर वंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में सिंप्लीफाई अगर बोला जाए तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन बाय वन। आपके यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर थिंक्स और बिलीव्स कि आगे जाके जो उसकी वीट है वो उसके प्राइसेस उसे सफिशिएंट नहीं मिली, उसे सेल करना है। अब यहाँ पर वो जो पर्सन है, ही वांट्स टू सेल हिज वीट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। अब इसे सबसे पहले जब भी डेरिवेटिव्स आप समझोगे, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन का माइंडसेट क्या है। अब यहाँ पर वो सेलर है, अब सेलर को यहाँ पे किस चीज का डर होगा कि आगे जाके मार्केट में इस पर्टिकुलर एसेट के प्राइस डिक्रीज हो जाए, क्योंकि सस्ते में बेचना पड़ेगा, उसे ये डर है, ये रिस्क है कि प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे, ये रिस्क है। अब उसके लिए, अब इस अपने आप को वो बचाना चाहता है इस रिस्क से, वो इनमें से एक्चुअल में वो पर्सन इनमें से किसी भी डेरिवेटिव में एंटर कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जैक्टली में यही जो मैंने आपको एग्जैक्टली बोला, यही एज ए फाइनेंशियल मैनेजर्स आपको ध्यान में देना है। अब होता क्या है, हर एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को जब आप समझ लोगे कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यू विल बी एट द रोल, आप ऐसे रोल पे प्ले करेंगे जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि कंपनी को फॉरवर्ड्स में एंटर करना चाहिए कि फ्यूचर्स में एंटर करना चाहिए कि ऑप्शंस में एंटर करना चाहिए। आपके पास एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अलग अलग रूट्स, राइट। इफ यू हैव अ जीपीएस, आपने जीपीएस ऑन किया, आपके पास 3 डिफरेंट रूट्स दिखा रहा है वो, कि जिससे आप एक डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। यू विल क्रिटिकली एनालाइज कि कौन सा रूट आपके लिए सही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसको डिसाइड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसिडर टाइम फैक्टर, कि टाइम कितना लग रहा है, मनी फैक्टर दूसरा, उसके बाद उस टाइम पीरियड में ट्रैफिक कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ देखा जाए। सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी ये देखते हैं कि ठीक है, मुझे डेरिवेटिव्स में एंटर करना है, यहाँ मैंने डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आप सब एक रोल पे बैठी है, फाइनेंशियल मैनेजर है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, आप उसमें डेरिवेटिव्स का, आपके सीनियर ने आपको फोन करके बोला हमने डेरिवेटिव्स में एंटर करना है, दीज आर द नोट्स आई हैव बीन ईमेल्ड यू, मैंने आपको सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया है। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने 8 लाख का, उनको डर है कि 80 लाख का कुछ अमाउंट चला जाए। अब वो आपको ये बोल रहा है कि मुझे डिटेल एनालिसिस करके बताओ कि कौन सा डेरिवेटिव सही एंटर करने के लिए। अब हमें कुछ नहीं पता। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में, वहां पे सीएफओ ने ये बोला है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने ये बोला है कि इस बार हम डेरिवेटिव्स का यूज करने वाले हैं हेज करने के लिए, और हम फ्यूचर्स या फिर फॉरवर्ड्स में जा रहे हैं, एंड दे वांट यू टू कंडक्ट द डिटेल एनालिसिस ऑन बेसिस ऑन दैट। और अगर हम फॉरवर्ड में जाते हैं तो कितना जाए, कितने अमाउंट करेंगे, जब सारा का सारा एक जगह पे डाल दें, ये भी तो क्वेश्चन है ना कि सारे पैसे इकट्ठे एक जगह पे सिक्योर करके रखने, राइट। सो ये सारा माइंडसेट के साथ आपने ये पढ़ना है। अब आपने, जब आपको ये सारी चीजें, दीज होल 6 डेरिवेटिव्स आपको समझ में आ जाएंगे, आपका मेन टास्क ये है, क्वेश्चन आपको पूछा कैसे जाएगा,
डिटेल दे दी जाएगी सारी की सारी, कि मान लो कंपनी को 8 मिलियन या 80 मिलियन का डर है कि आगे जाके प्राइसेस डिक्रीज हो जाए। करें क्या हम इसको बचाने के लिए, करना क्या है? सो यू एट दैट सिनेरियो आप क्रिटिकली एनालिसिस करोगे कि हम फॉरवर्ड में भी जा सकते हैं, हम फ्यूचर्स में भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स पता होने चाहिए। सो फॉरवर्ड्स में सबसे पहली बात आती है, फॉरवर्ड इज लाइक द प्राइवेट एग्रीमेंट। जैसे हम बात करें थे, लेट्स कंटिन्यू विद योर फार्मर्स एग्जांपल। फार्मर को डर है कि आगे जाके प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे। अब वो क्या कर सकता है? इधर ही कैन एंटर इनटू अ प्राइवेट एग्रीमेंट, प्राइवेटली एग्री करने की उसने एक डिसाइड कर लिया बायर से, जो आगे जाके जो उस मार्केट में है, कि भाई आगे जाके 3 महीने बाद मैं तुम्हें ये पर्टिकुलर इतनी क्विंटल्स सेल करने को तैयार हूं। और एक प्राइस उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया, एग्रीड प्राइस बिटवीन दोज पार्टीज। इन फ्यूचर आगे जाके जब भी ये परचेज करोगे आप इतने पे ही परचेज करो। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड प्राइस। जैसे हमने अभी इससे पहले एग्जांपल लिया था ना, कि आपका फ्लाइट की जो टिकट्स हैं वो आपने डिसाइड कर ली कि इतने प्राइस पे ही बेचा जाए। सो इसका मतलब वो एक फॉरवर्ड हमेशा एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है, बायलेटरल ओटीसी। अब ये जो वर्ड है ओटीसी, दिस इज नोन एज ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू काउंटर पार्टीज। ठीक है, दो का अभी ओटीसी जो वर्ड है आपका, ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। अब इसका मतलब पहले तो समझते हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो है आपके, दो तरीके से डील किए जाते हैं। एक है आपके पास थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड रूट, ठीक है, और एक है आपका ओवर द काउंटर विदाउट एनी एक्सचेंज, एक प्राइवेट एग्रीमेंट, दो बीच में इंटरमीडिएटर होगा और आप उसके थ्रू एंटर करेंगे। ठीक है, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आता है आपके प्राइवेट एग्रीमेंट्स के बीच। अब इसका दूसरा लेके चलते हैं प्राइवेट एग्रीमेंट की, अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आप शेयर्स परचेज करते हो, जैसे इंडिया में अब क्या है, आपका आप शेयर परचेज करो एनएससी बीएससी, these these stock exchange board trade under the regulatory body which is SEBI। SEBI की गाइडलाइंस उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। इन केस बायर और सप्लायर को किसी भी वजह से कोई भी सिनेरियोस, कोई भी मिसकंडक्ट उनके साथ होता है, दे आर डिसिप्लिनरी कमेटी कहाँ बैठेगी? सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सब कुछ किया जाए। बट अगर दो लोगों के बीच में एक प्राइवेट एग्रीमेंट हुआ है, क्या सेबी बीच में आ सकता है? नो। सो दिस पर्टिकुलर फीचर क्रिएट्स अ प्रॉब्लम है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, जहां पर सेबी बीच में आ गया, कहीं ना कहीं आपका काउंटर पार्टी रिस्क कम हो गया, क्योंकि अगर दूसरे वाले ने कुछ नहीं किया, बीच में बैठा है बंदा, वो बोलेगा। बट लेकिन प्राइवेट एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है। सो यहीं से आपको पता होना चाहिए, दोनों के फायदे मिल गए आपको, एक के फायदे एक के नुकसान पता लग गए। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्क लेना चाहती है, तो वो प्राइवेट एग्रीमेंट में जाने को तैयार है। सो इट डजेंट मैटर कि हाँ प्राइवेट एग्रीमेंट में एंटर ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा रिस्क है। बिकॉज यू गाइस विल नो आपके इन्वेस्टर्स का रिस्क माइंडसेट क्या है, वेदर दे आर रिस्क अवर्स, रिस्क टेकर्स, रिस्क मिनिमाइजर, क्या करने क्या वाले हैं। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर हम भी सबका आपने देखा होगा, एवरीवन हैज देयर ओन माइंडसेट रिगार्डिंग, कुछ होता है रिस्क अवर्स, चाहे जो मर्जी हो जाए रिस्क पे नहीं लेना है। बट सम आर रिस्क टेकर्स, कि रिस्क लेके भी चलेगा, हम तो लेंगे रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, राइट? सो इट सिंपली मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट क्या है रिस्क को लेके, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में एंट्री करे। अब हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट वन इज प्राइवेट एग्रीमेंट। तो आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा कि आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क है, क्योंकि ये प्राइवेट एग्रीमेंट है। दूसरी पार्टी हो सकता है वो बोल दे कि भाई हमारे पास है नहीं पैसे, हम कैसे पेमेंट कर दे, देयर विल बी अ रिस्क, राइट? सो इसे कहते हैं, आपके प्राइवेट एग्रीमेंट्स को बोलते हैं ओवर द काउंटर, ठीक है, बिटवीन टू काउंटर पार्टीज। नेक्स्ट इज इट इट रिक्वायर्स जीरो अपफ्रंट कॉस्ट। आपको एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल यू गाइस वांट टू एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपको स्टार्टिंग में एट इनिशिएशन कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसका अच्छा एग्जांपल बनता है, जब आप बेट लगा किसी के साथ, डेरिवेटिव्स ऑल कम अंडर फ्रॉम बेट, ये सारा बेट से आता है। जब आप बेट लगाओगे, आपको बेट लगाने के लिए थोड़ा पैसे देने हैं। जब बेट हारोगे या बेट जीतोगे, तो आपके या तो पैसे जाएंगे या तो पैसे आएंगे। इन फैंसी, इन आर फाइनेंस लैंग्वेज इसे बोलते हैं पे ऑफ। अगर आप बेट हारे या बेट जीते, इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास से पैसे जाएंगे या पैसे आएंगे। ये इसका मतलब है
कॉन्ट्रैक्ट के टाइमलाइन में, इनिशिएशन में, बेट के टाइम पीरियड में आपने कोई पैसे नहीं दिए, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव पेड नथिंग, दैट्स व्हाई इट सेज जीरो अपफ्रंट कॉस्ट। जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपके एट एक्सपायरेशन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उस टाइम पीरियड पे आएगा, या तो पेमेंट होगी या तो नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग एसेट। जिस चीज को लेके तुमने बेट लगाई थी, फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच की लगाई है, आईपीएल की लगाई है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने मैसेज आने कि नहीं जाने। सिंपल यहां तक। इसका मतलब ये जो मैंने वर्ड बोला, एट इनिशिएशन, एट एक्सपायरेशन, योर होल सीएफए सिलेबस फॉर डेरिवेटिव्स रिवॉल्व्स अराउंड दिस, कि यहाँ पर इस डेरिवेटिव की क्या प्राइस होना चाहिए और क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ इसका क्या प्राइस होना चाहिए और क्या वैल्यू होनी चाहिए, और अगर इन बिटवीन कभी प्राइस निकालना है या वैल्यू निकालनी है कॉन्ट्रैक्ट की, तो कैसे निकालना। मेन आपको यही बताना है। अब आप यही पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आधा आपको प्राइसिंग का पता लग जाएगा। जब मैंने यहाँ पर कोई पेमेंट ही नहीं करी है तो इसकी प्राइसिंग क्या हो जाएगी, जीरो। एट इनिशिएशन फॉरवर्ड कॉस्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जीरो होगी, बिकॉज नीदर बायर नॉट द सेलर इज पेइंग एनीथिंग इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स व्हाई एट इनिशिएशन आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएंगे अभी के लिए सीएफए लेवल 1 में, कि व्हाई, रीजन क्या है इसके पीछे, एट इनिशिएशन जीरो है ही क्यों, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बिकॉज नीदर ऑफ द पार्टीज आर पेइंग एनीथिंग इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट ऐसा बाकी सब डेरिवेटिव्स के साथ नहीं होता, उनका अपना रीजन है जो कि आपने समझना है। सो प्राइवेट एग्रीमेंट, दिस इज द फीचर नंबर 1। सेकेंड, जीरो अपफ्रंट कॉस्ट, right? No premium paid at the initiation, unlike options. Under options, you have to pay a premium. अगर आज बैठ के मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आपके पास ऑप्शन है कि आगे जाके इस चीज को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मिलेगा सबसे पहले आपको, जैसे अभी तक आप लोगों ने ऑप्शंस पढ़ा होगा, एक होता है ईएस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, टॉपिक ये आपका फाइनेंस से रिलेटेड आएगा। इससे पहले भी आपने जो फाइनेंस रिलेटेड शेयर से रिलेटेड पढ़ा हो, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि हाँ, जब भी हम परचेज करेंगे ना, जब भी हम इशू करेंगे शेयर, हम पहले सबसे पहले आपको पूछेंगे। अगर आप नहीं लेते हैं, ठीक है, कि आपके पास ऑप्शन है, दिस इज काइंड ऑफ ऑप्शन। अब उस ऑप्शन के लिए आपको ये सहूलत मिल रही है, इसके लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना है। सो दैट इज गोइंग टू कवर अंडर योर ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट इज, दूसरा इसका जो थर्ड फीचर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज कस्टम टर्म्स। कस्टम टर्म्स कम्स फ्रॉम कस्टमाइज्ड। आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम पीरियड का होना चाहिए, either 3 months, 4 months, 5 months, it depends upon the two parties. So कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, फॉरवर्ड प्राइस क्या रखना है, सेटलमेंट की डेट क्या रखनी है, सब नेगोशिएबल है, आपके अकॉर्डिंगली कस्टम मेड है, टेलर मेड, जिसे दूसरा वर्ड बोलते हैं टेलर मेड है। यू विल बी द वन हु इज डिसाइडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नो द अदर, कोई और पार्टी इसे नहीं करेगी। इसी रीजन की वजह से जो भी हमने प्राइवेट एग्रीमेंट वाली बात की, काउंटर पार्टी रिस्क बीच में आ जाता, क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है। अगर किसी ने कुछ किया बीच में, एक्सचेंज नहीं बोल सकता कुछ, बिकॉज दिस वाज द प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन यू गाइस, कोई और तीसरा नहीं बोल सकता इसमें। यहाँ तक समझ में आया। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे आपको जब समझ में आएगा, अगर आपको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, आप उसको दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा मैकेनिज्म है जो आपको फायदा दे रहा है, वैसा ही होता है फ्यूचर्स। फ्यूचर जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करते हो, आप एक एग्री कर लेते हो प्राइस पे कि आगे जाके जब भी खरीदूंगी ना मैं इतने पे खरीदूंगी, वैसे होता है फ्यूचर्स। लेकिन फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। द मेजर डिफरेंस इज, सेम चीज जो फ्यूचर्स है वो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, आप एक्सचेंज के थ्रू एंटर करते हैं। अब इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती हूँ, फर्स्ट टाइम ओपन अ डीमैट अकाउंट, मैं ब्रोकर के पास जाऊंगी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगी, और उसमें मैं लॉन्ग पोजीशन पे बोली जाऊंगी। जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं, कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जब आप खरीदते हो, उसे बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग। जब आप कोई चीज बेचने की पोजीशन पे हो, तब उसे बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, इन अदर वर्ड्स राइटर। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इसमें यूज की जाती है, धीरे धीरे आप इसे फेमिलियर हो जाओगे। जब मैं किसी
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, अभी हमने सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात किया, आई डोंट वांट टू मिक्स अप, बाकी सब उसको मिक्सअप नहीं कर रही हूँ मैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं परचेज कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ परचेज करने की रोल से, ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं मैं लॉन्ग पोजीशन पे एंटर कर। अगर मैं सेलर की पोजीशन पे एंटर कर रही हूँ, इसका मतलब मैं शॉर्ट पोजीशन पे हूँ, मुझे राइटर बोलना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पे अच्छे से? ठीक है, सो दिस वाज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट योर इन, इसको स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली डिटेल में आपके जब लेक्चर्स होंगे वहां पे इसको डिटेल किया स्टार्ट किया जाएगा। अब ना एक काफी डेरिवेटिव्स को लेके वो रहता है कि पता नहीं कैसे डेरिवेटिव्स रन करते हैं ये, अभी जैसे मैंने अभी बात करी शॉर्ट पोजीशन राइटर पोजीशन, दिस सीम्स टू बी थोड़ा सा ऑफ लगने लग जाते हैं। अब इसको समझने के लिए ना आपको सबसे पहले समझना है आपका डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में एक्चुअल में कैसे वर्किंग होती है, ठीक है। पहली बात तो हमें लगता है कि अगर मैंने कोई चीज खरीदी है इट मीन्स मेरे पास उस चीज की मेरे पास उस चीज की ओनरशिप आ गई है। अगर मैंने कोई चीज बेची है मतलब मेरे पास है, हमें ऐसा लगता है। डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता। डेरिवेटिव मार्केट में आप अगर लॉन्ग पोजीशन पे जा रहे हैं इट मीन्स आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन पे, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, ओनरशिप नहीं गई हो कॉन्ट्रैक्ट की कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं आ गया आपका कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पे किया जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब क्या हो जैसे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, फॉरवर्ड में ही, फॉरवर्ड में हमने ये तो बात कर ली कि दो लोगों ने डिसाइड किया कि आगे जाके ना हम जो है $100 पे इस चीज को परचेज करेंगे, दिस इज योर फॉरवर्ड प्राइस, ठीक है, इसे हम फॉरवर्ड प्राइस कहते हैं। अब आगे जा इन एट द एक्सपायरेशन इनका सेटलमेंट कैसे होता है ये देखते हैं बात, बिकॉज हमें क्या लगता है, अब अभी हमने जो बात करी है इसका मतलब क्या लगता है कि 3 महीने के बाद फॉर एग्जाम्पल आप बायर पोजीशन पे लॉन्ग पोजीशन पे, तो आप इनसे जाके 100 पे ही खरीदेंगे, आप इनको 100 पे करेंगे और ये आपको जो है अमाउंट जो आपने जो फॉर एग्जाम्पल वीट की बात होगी थी ये आपको ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखा जाता है आपकी फॉरवर्ड प्राइस वॉज 100, दूसरा वर्ड जो आता है वो आता है स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस। अब होगा क्या, लेट्स इसको एक बात करने से पहले आपने डिसाइड किया कि 3 महीने बाद जाके आपसे ये वीट परचेज करेंगे, 100 पे खरीदेंगे। अब 3 महीने बाद हो सकता है उस क्विंटल उस वीट की प्राइस कुछ और हो, 100 से कम भी हो सकते हैं 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपने तो डिसाइड कर रखा है कि 100 है, तो इसका मतलब है आप जो है इनको 100 पे करेंगे और आप इनको वीट देंगे, राइट। इसके बाद क्या होगा, वीट आपके पास आ गया, 100 आपके पास चले गए, यू विल सेल दैट वीट, यू विल सेल दैट वीट इन मार्केट, ठीक है, आप उस मार्केट में सेल करेंगे। मार्केट में सेल करके जो आपके पास पैसे आएंगे दैट विल डिपेंड अपॉन स्पॉट प्राइस, मार्केट में जो स्पॉट प्राइस चल रहा है। आप उनको कहते कि मैं पहले तुमसे परचेज करूंगा, 100 रुपए तुम 100 रुपए दूंगा, ठीक है, वीट आएगा मैं मार्केट में उसे सेल करूंगा, वो भी तो बेचोगे ना, वहां से भी तो अमाउंट आएगा। तो इसका क्या करते हैं, फॉरवर्ड प्राइस के बीच का, फॉरवर्ड प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है मैं तुम्हें वो पे कर देता, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली पेइंग द वीट, वीट आप उन्हें ट्रांसफर करें, आप फिर आप उन्हें 100 रुपए ट्रांसफर करें और वीट ट्रांसफर करें, आप वो क्या कहते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस पे कर देता हूँ मैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास जो वीट आने वाला था आप उसे सेल करने वाले थे, वो सेल करके यहां से तुमने 100 रुपए पे किए, 100 रुपए फॉरवर्ड प्राइस पे किया, ठीक है, और स्पॉट प्राइस तुम्हारे पास आएगा, अल्टीमेटली जेब में तो आपके इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही रहने वाला है, ठीक है। अब डिपेंड करता है यहाँ पर ये चीज, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोली फॉरवर्ड प्राइस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डिपेंड अपॉन 100, लेट्स कंसिडर 100, 100 आ जाएगी अमाउंट 100 पे, और स्पॉट प्राइस पे जब आप इसको मार्केट में जाके बेचोगे, अब आपको डिपेंड करता है, अब मान लेके चलते हैं वो 150 है, मार्केट में वो चीज 150 है, क्योंकि फॉरवर्ड प्राइस जो आपने डिसाइड किया था तब आपको थोड़ा पता था कि स्पॉट प्राइस कितना होगा, अब वो मार्केट में 150 का खरीद, अगर आप मार्केट से जाके उसे खरीदोगे तो 150 का खरीदना पड़ेगा, राइट। अब हुआ क्या यहाँ पर, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर रखा था आप उनको 100 पे नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पे करेंगे, उल्टा हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या, इसे बोलते हैं कैश सेटलमेंट। अब इसमें कैश सेटल नहीं हो रहा आपका यहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशन सेटल की जा रही हैं, आप उनसे खरीदते, लेट
ओके। सो अब यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड कि भाई मैंने तुमसे 100 रुपए पे करने थे, है ना, फिर वो सामान जाके मैंने मार्केट से परचेज करना था, एक काम करते हैं, सेटलमेंट खत्म करते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप उसे वो पे कर, आप नहीं पे करोगे, वो पे करेंगे। ये होगा इस कैश सेटलमेंट। दिस इज उनका फायदा। वो सेलर पोजीशन पे थे, अब यही मेन सबसे बड़ी क्वेश्चन यही आता है, जब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे तब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे आपको लग रहा था कि आगे जाके मार्केट के प्राइसेस गिर जाएंगे, तभी तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में किस तौर पे एंटर करें, लॉन्ग पोजीशन पे एंटर करें। दूसरा, अब इसको नंबर से लेके चलो। आप जैसे इमेजिन कर लो, आपको था कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए, इंक्रीज, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, उल्टा बोल दिया मैंने। आपको था कि आगे जाके प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे, तो आपने अपने आप को सेफ साइड करने के लिए क्या किया कि मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती हूँ। ठीक है, चलो, ठीक है, आपको ये डर था कि आगे जाके प्राइसेस जो है वो है डिक्रीज हो जाएंगे, तो आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे कि भाई आगे जाके मैं जब भी खरीदूंगा 100 पे खरीदूंगा, सॉरी बेचूंगा। हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका कि एज ए सेलर आपको डर था कि आगे जाके आपके वीट के प्राइसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि जब भी मैं इसको बेचूंगा 100 पे बेचूंगा। उल्टा चल रहा है, ध्यान रखना, सेलर पोजीशन पे सेल कर रहे हो आप यहाँ, तो आप जाके इनको क्या करोगे कि ये लो वीट, है ना, और वो आपको इसके बदले में पैसे दे देंगे। ठीक है, वीट यहाँ पर जो है 100 पे आपने डिसाइड कर लिया, आपने उनको बेच दिया, वीट उनके पास चलेगी। ठीक है, आपको 100 रुपीज यहाँ पे मिल गए, अब वो क्या करेंगे उस वीट का, उसको सेल करेंगे। ठीक है, स्पॉट प्राइस पे सेल करेंगे, स्पॉट प्राइस पे। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि वो इससे फायदा क्या रहा, वो किस पोजीशन पे एंटर किए थे इस कॉन्ट्रैक्ट में, बायर की पोजीशन। उन्हें क्या डर था कि आगे जाके प्राइसेस बढ़ ना जाए, आगे जाके प्राइसेस बढ़ ना जाए। तो दोनों सिनेरियोज में आप इसलिए एंटर करें कि आगे जाके प्राइसेस कहीं बढ़ ना जाए। अब आपने डिसाइड कर लिया कि 100 है, अब आपको ये पता है कि मार्केट में जो भी प्राइसेस होंगे मुझे पता है 100 ही मेरी जेब से जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। सो वहां पे आप सिक्योर्ड हो गए, सिक्योरिटी मिली सबसे पहले, ये उनको फायदा हुआ। अब आगे जाके स्पॉट प्राइस 100 से 90 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और स्पॉट प्राइस 110 भी हो सकता है ना, 110 भी हो सकता है। अब यहाँ पर होगा क्या, आप यहाँ पर वो आपको 100 पे कर रहे हैं, यहाँ पर 100 पे कर रहे हैं, जो माइंडसेट रखो, जो पे करने वाला होता है ना स्टार्टिंग में, वो नहीं पे करता, एंड में उल्टा वाला पे करता। क्यों? द रीजन इज, आपने उनको लीड भेजी, लीड उन्होंने मार्केट में सेल आउट करी, उनके पास पैसे आएंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 100 दे रहा हूँ और मार्केट में जाके इसको 110 रुपए का बेचूंगा। 100 माइनस हुए, 110 प्लस हुए, माइनस प्लस प्लस 10 जो है, अब यहाँ पर वो पहले पे कर रहे थे स्टार्टिंग में, अब आप उन्हें 10 पे करो कि आप इसको जैसे फ्रेंड्स में नहीं करते होते कि तुम मुझसे खरीदोगे 100 का, फिर तुम उसको बाद में जाके मार्केट में 110 का बेचोगे, एक काम करता हूँ जो ऊपर बीच का डिफरेंस है मैं ही तुम्हें पे करना, ये बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है, ये रहेगा, ये है आपके डेरिवेटिव मार्केट्स में एक्ट, माइनस में वो पे करना, एग्जैक्टली, ये फायदा होगा। मेजर सबसे बड़ा फायदा जो अभी हमने ये बात करी आपने यहाँ पे डेरिवेटिव्स में, एक्चुअल में आप मार्केट की मूवमेंट की वजह से जो फायदा नुकसान है सिक्योर कर लिया आपने अपने आपको, आपको पता 100 जाने वाले हैं, आपको पता 100 जाने वाले हैं, आपको पता है कि मेरा सामान बिक जाएगा 100 पे, सिक्योर कर लिया। मार्केट अब जैसे मर्जी मूव करे, आपको अब डर नहीं है। दूसरा, स्टिल यू हैव योर कमोडिटी विद योरसेल्फ, राइट, सो दिस इज हाउ डेरिवेटिव मार्केट एक्चुअली वर्क्स। ये जो हमने जस्ट अभी बात करी, अगर यहाँ पे आप उल्टे पोजीशन पे होते, आपने यहाँ पर बाय करना होता आगे जाके, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट सिनेरियो आ जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, सो दिस वाज होल अबाउट योर डेरिवेटिव। अब धीरे धीरे जब आप इसको आगे डिटेल में करोगे, आपको धीरे धीरे बाकी सारे डेरिवेटिव्स के बारे में भी पता चले। आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा यहाँ पे। ठीक है।